नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफिशियल पर। अपने रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला 10 कदम, जहां हम रेगुलर बेसिस पर 10 प्रश्नों के करंट अफेयर्स और जीएस से संबंधित प्रश्नों का रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला के नाम से एक सीरीज चलाते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं अपने ज्ञान का। तो उसी श्रृंखला में आज हम लेकर प्रस्तुत हैं एक जीएस खंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें विभिन्न जीएस के विभिन्न टॉपिक्स से 50 प्रश्न होंगे और उनकी व्याख्या हम देखेंगे। साथ ही इसी के साथ हम ये भी जांचने का प्रयास करेंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर पे है अभी, उसी के साथ हम आगे ताकि सही दिशा में अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दो सूचियाँ नीचे दी गई हैं, इनमें से आपको मिलान करना है। एक तरफ धार्मिक शिक्षक लिखा हुआ है, एक तरफ उनसे संबंधित स्थान, यानी कि वो शिक्षक किस स्थान से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो पहले नंबर पे कह रहा है कि रामानुजाचार्य, और फिर ज्ञानदेव, और लाल शाहबाज कलंदर, और फिर डी बसवन्ना। और इधर स्थान दिया गया है महाराष्ट्र, सिंध, कर्नाटक, तमिलनाडु। आपको इनमें मिलान करना है कि ये शिक्षक जो हैं वो किस स्थान से संबंधित थे। आपके विकल्प हैं नीचे दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अगर ठोस जानकारी है किसी के बारे में तो आपको विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका विकल्प अपने आप सामने आ जाएगा। अगर आप इसको अगर आपको इसमें से आता है कि कौन से शिक्षक कहाँ से संबंधित थे। तो आइए इसी की व्याख्या के रूप में देखते हैं। पहले नंबर पे हम जानते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं वो तमिलनाडु से संबंधित थे, तो इसको हम मिला लेते हैं, रामानुजाचार्य तमिलनाडु। फिर हमारे जो बसवन्ना हैं वो कर्नाटक से संबंधित थे। अब इन्हीं दो ऑप्शन से आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन हम इसके चारों विकल्प आपको बताते हैं। ज्ञानदेव हैं, ज्ञानदेव महाराष्ट्र से संबंधित धार्मिक शिक्षक थे। और लाल शाहबाज कलंदर ये सिंध से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षक थे। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। तो आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प में है ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 आपको कथन दिए गए हैं, उनको क्रमानुसार लगाना है। तो पहला कथन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, दूसरा है मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव, तीसरा है बर्मा का ब्रिटिश भारत से पृथक्करण, चौथा है सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन। तो इन 4 कथनों को क्रम से लगाना है। इसमें भी वही ट्रिक काम करेगी कि आपको अगर इसका ठोस जानकारी है तो आप इसके विकल्प पे आराम से पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका जो सही साल है, ईयर है, ये घटनाएं किस साल घटित हुई हैं वो क्या है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1939 में किया गया था, जब उन्होंने त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और मुस्लिम लीग का प्रस्ताव जो है, लाहौर प्रस्ताव, ये 1940 में हुआ था। और बर्मा का ब्रिटिश भारत से पृथक्करण 1935 में हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत। और फिर सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन जो है 1941 में हुआ था। ये भारत छोड़ के चले गए थे, जापान शायद चले गए थे। तो इस प्रकार हमने चारों विकल्प का ईयर देख लिया। अब इसको क्रम से मिला लेंगे तो हो जाएगा। 1939 पहले नंबर पे आ जाएगा, नहीं 1935 पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा, और फिर लास्ट में 4 आएगा। तो इसी प्रकार अपना विकल्प देख लें, 2, 3, 1 और फिर 2, 4, 3, 1, 2, 4। तो देखते हैं ऑप्शन में पहला ही विकल्प हमारा मैच कर रहा है, 3, 1, 2, 4। तो यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ युद्ध दिया गया है, एक तरफ उनका वर्ष दिया गया है कि ये युद्ध किस वर्ष में लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और दूसरी तरफ इनका ईयर दिया गया है 1767 से 69, 1775 से 1782, 1845 से 1846, 1824 से 1826। तो आपको मिलाना है। तो इसकी एक ट्रिक है, उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे उस ट्रिक पर।
इस फिलहाल इन 4 विकल्पों पर बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो, वो 1767 से 1769 में हुआ था। ये इसका सही मिलान है, सामने ही मिला हुआ है। ऐसे ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, वो भी 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। इसका भी सीधे सीधे मिलान किया गया हुआ है। तीसरा जो दिया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये भी 1845 से 46 में हुआ था। ये भी सामने ही है। इसी प्रकार ऑप्शन डी आंग्ल बर्मा युद्ध, ये 1824 से 26 में हुआ था। ये भी सीधे ही सीधे है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए 1 2 3 4। देखते हैं विकल्प में, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ऑप्शन सी 1 2 3 4। तो इस प्रश्न की एक ट्रिक भी है, क्योंकि हर जो युद्ध हुए, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, एक आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी हुआ था। तो इन सारे युद्धों की जो डेट है वो बहुत कंफ्यूज करती है अक्सर हम लोगों के एग्ज़ाम में। तो उसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद सारे जो युद्ध हैं आपकी जुबान पर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि क्या कथन सही हैं या गलत। कथन 1 कह रहा है कि 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कथन बी कह रहा है, यानी कि कारण उसका बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू दिया था। तो ये तो सही बात है, जो कारण कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू दिया था, तो ये सही है। और कथन जो कह रहा है कि 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, ये भी सही है। अंग्रेज शुरू में आए थे तो उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। बाद में फिर उन्होंने अपने जब व्यापार का लालच उनके सर पे सवार हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने दुश्मन बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन पहले उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे पुर्तगालियों से। तो इस प्रकार कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। इसका ये जो कारण है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है कि मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सवाल है कि 1602 में डच संसद ने एक घोषणा पारित की थी, उसके द्वारा उन्होंने एक पूर्वी केंद्र की स्थापना की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन सा था वो बताना है। ऑप्शन ए है बंताम, ऑप्शन बी है बटाविया, ऑप्शन सी है सिरेबोन, या फिर ऑप्शन डी है बांडुंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बटाविया। तो डच संसद ने बटाविया में पूर्वी केंद्र की स्थापना की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या है। यानी कि 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया था। कथन 2 कह रहा है कि इसे बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। किसे? 1781 के अधिनियम को। तो इसके संदर्भ में जो आपको विकल्प दिए गए हैं, कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो ये 1781 के अधिनियम के संदर्भ में जो 2 कथन हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 में संशोधन किया गया था, 1781 के अधिनियम के नाम से, और इसी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, एक कारण कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। आपको बताना है कि कथन कारण सही है और क्या उसकी व्याख्या कर रहा है। तो आइए देखते हैं। कथन कह रहा है कि 1925 में
तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसका कारण बताया गया है कि यह आंदोलन अंग्रेज़ों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू हुआ था। तो आपको बताना है क्या 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था, और अगर हुआ था तो क्या इसका जो रीज़न था या कारण था वो भूमि कर में वृद्धि थी अंग्रेज़ों के द्वारा जो किया गया था, उसकी वृद्धि के खिलाफ किया गया था। तो आपको इसकी जानकारी तो होगी कि आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में हुआ था। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कथन, लेकिन जो कारण है कि ये अंग्रेज़ों द्वारा लागू भूमि कर के वृद्धि के खिलाफ शुरू हुआ था, ये गलत है। क्योंकि ये जो आत्मसम्मान आंदोलन था ये मंदिर प्रवेश आंदोलन था। उस समय निचली जाति के लोगों को, उच्च जाति के लोगों द्वारा मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसी संदर्भ में ये आंदोलन हुआ था, आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये भूमि कर से संबंधित नहीं था, न ही अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ये अपने ही जाति संघर्ष के संदर्भ में था। तो इस प्रकार कारण इसका गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए, यानी कि अभी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि इतावली व्यापारी अन्वेषक मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रम्मा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का दौरा किया था। तो आपको सीधे सीधे प्रश्न में बताना है कि रानी रुद्रम्मा देवी किस शासक राजवंश से संबंधित थीं और उन्हीं के समय में मार्को पोलो ने दौरा किया था दक्षिणी भारत का। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है काकतीय, या फिर ऑप्शन सी है पल्लव, या ऑप्शन डी सातवाहन। तो रानी रुद्रम्मा देवी किस शासक वंश से संबंधित थीं ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी काकतीय राजवंश। तो रानी रुद्रम्मा देवी वो काकतीय राजवंश से संबंधित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर एक कर लगाया था, सिंचाई कर नाम से, उसके संदर्भ में एक कितना देना पड़ता था किसानों को ये बताना है। ऑप्शन ए है 1/20वां भाग, ऑप्शन सी है 1/30वां भाग, ऑप्शन सी है 1/25वां भाग, या फिर ऑप्शन डी है 1/10वां भाग। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 1/10वां भाग। सिंचाई कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक 1/10वां भाग किसानों से लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे। तो अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अकाल पीड़ितों की मदद के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में एक राहत शिविर खुलवाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया था। तो आपको बताना है कि असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल जो कि सिखदारों की देखभाल के लिए होता था किसने नियुक्त किया था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने असैनिक अधिकारी के रूप में अमीर बंगाल को नियुक्त किया था जो सिखदारों की देखभाल के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें अवंती महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, वो अवंती जनपद से संबंधित हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है कि अवंती जनपद महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है, यानी कि अवंती महाजनपद जो उस टाइम का था उसका जो क्षेत्र है आधुनिक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है। कथन 2 कह रहा है कि इसकी 2 राजधानियाँ थीं। कथन 3 कह रहा है कि उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। कथन 4 कह रहा है माहिष्मती दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। और इस प्रकार आपको कूट दिया गया है 1 2 3 4 सही है, यानी चारों सही है। ऑप्शन बी है 2 3 और 4 सही हैं, या फिर ऑप्शन सी 2 और 4 सही है, या ऑप्शन डी 2 और 3 सही है।
तो अवंती महाजनपद के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला कथन जो है, अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो क्षेत्र है आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से ही संबंधित है। और इसकी दो राजधानियाँ भी थीं, एक उत्तरी उज्जैन जो थी वो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, और एक महिष्मती थी जो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। तो उज्जैन और महिष्मती इसकी दो राजधानियाँ थीं, और ये आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है। तो इस प्रकार ये चारों कथन सही हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे कुछ विदेशी यात्री और उनसे संबंधित देश दिया गया है, यानी कि वो किस देश से संबंधित थे, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मेल गलत है। ऑप्शन ए है इब्न बतूता मोरक्को, इत्सिंग चीन, अल बालाधुरी अरब, निकितन इटली। तो आपको बताना है क्या इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित था, इत्सिंग क्या चीन से संबंधित था, अल बरूनी क्या अरब से संबंधित था, निकितन क्या इटली से संबंधित था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये गलत है, यानी कि निकितन इटली से संबंधित नहीं था बल्कि ये रूस से संबंधित था। बाकी जो मिलान है वो सही हैं, इब्न बतूता मोरक्को से था, इत्सिंग चीन से था, और अल बरूनी अरब से संबंधित था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6वीं शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है। तो आपको देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में बताना है कि ये किस जिले में पड़ता है। ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है देवरिया, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो हमारे झांसी के नीचे यानी कि ललितपुर ज़िले में पड़ता है, तो वो ऑप्शन में है नहीं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब है ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है 4वें, ऑप्शन बी है 5वें, ऑप्शन सी है 6ठे, या फिर ऑप्शन डी है 7वें। तो सिखों में 10 गुरु हुए, उनमें से आपको बताना है कि अर्जुन देव किस नंबर के गुरु थे, क्या वे 4थे थे, या 5वें थे, या 6ठे थे, या 7वें थे। तो गुरु अर्जुन देव वो 5वें नंबर के सिख गुरु थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वें नंबर। क्वेश्चन नंबर 17। तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण के किन किन राज्यों के बीच लड़ी गई थी। तो दक्षिण में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था तालीकोटा की लड़ाई, या राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी इसको बोलते हैं। ये किन किन राज्यों के बीच हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए है गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर बरार, ऑप्शन बी है गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर विजयनगर, या फिर ऑप्शन सी है गोलकुंडा बीजापुर बीदर बरार, या फिर ऑप्शन डी है बरार विजयनगर अहमदनगर गोलकुंडा। तो इस प्रश्न के संदर्भ में एक फैक्ट आप याद रखिए कि इस युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ था। तो आप अगर ये आपको फैक्ट मालूम है तो आप आराम से एलिमिनेशन पद्धति से इस प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ बरार आपको दिख रहा है उस विकल्प को हटा दीजिए। यहाँ बरार है तो ये ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ भी बरार दिख रहा है तो ये ऑप्शन हट जाएगा, नीचे ऑप्शन डी में भी बरार दिख रहा है तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर और विजयनगर ये चारों राज्य इस लड़ाई से संबंधित थे। खासकर तालीकोटा का युद्ध था वो विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ अन्य जो साम्राज्य थे उस समय के, गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर, ये सब मिल के विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े थे। इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इसमें बरार शामिल नहीं था, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछ रहा है कि मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है वह बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से थे। कथन बी कह रहा है कि उन्होंने मराठों के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का समर्थन किया था। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य हैं, या फिर कोई नहीं सत्य है, यानी कि ना तो एक ना ही दो। तो मलिक अंबर जो था वो सल्तनत के कुलीन परिवार से संबंधित नहीं था, तो ये पहला कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। और उन्होंने मराठों के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का समर्थन किया था, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
राम सेतु के बारे में निम्नलिखित दावों पर विचार करें। राम सेतु के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है इसका दूसरा नाम एडम्स ब्रिज है। कथन 2 कह रहा है यह चूना पत्थर के शोलों का एक समूह है जो मन्नार द्वीप को रामेश्वर से जोड़ता है। कथन विकल्प ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी एक और तो दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो जो राम सेतु है इसका दूसरा नाम एडम्स ब्रिज है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम एडम्स ब्रिज। और कथन 2 जो कह रहा है कि यह चूना पत्थर के शोलों का एक समूह है जो मन्नार द्वीप को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है, तो ये भी सही है। ये चूने पत्थर के शल से बना हुआ एक ही द्वीप समूह है जो मन्नार द्वीप को रामेश्वर से जोड़ता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत में आप जानते होंगे पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो वो कोई एक जगह स्थित नहीं है बल्कि कई राज्यों में उसका विस्तार पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो बताना है किस किस राज्य में उसकी स्थिति पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश, कथन आपको 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किन राज्यों में इसकी स्थिति है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ऑप्शन ए है 1 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी है 2 3 4 5, या फिर ऑप्शन डी है 2 3 4। तो पुदुचेरी की जो अवस्थिति है वो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु की 2 जगहों पे, केरल की एक जगह और आंध्र प्रदेश में एक जगह। तो इस प्रकार से पुदुचेरी 4 जगहों पे पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 3 4, यानी कि ऑप्शन ए 1 3 4, यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये 21 हो गया था तो एक 20 नीचे हो गया है, क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बाकी क्वेश्चन हैं आपके। तो इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दर्रा दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, आपको मिलाना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है। जेलेपला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर, माना अरुणाचल प्रदेश, दिफू उत्तराखंड। तो आपको इनमें से मिलान करना है। तो अगर मिलान करें हम तो हमें जो जो आप पहले एकदम क्लियर है उनको मिला लेंगे। दिफू ये अरुणाचल प्रदेश में, ये एकदम क्लियर है। इसी प्रकार बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी एकदम क्लियर है। जिलेपला ये सिक्किम में पड़ता है, एकदम क्लियर है। माना उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी क्लियर है। तो इस प्रकार हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 1 2 4 और 3। तो आइए देखते हैं विकल्प में कहाँ है ये 1 2 4 3। ऑप्शन सी नंबर में आपको मिल रहा होगा 1 2 4 3। तो इस प्रकार ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। केरल का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मानव जनित हस्तक्षेप के कारण डूब रहा है? तो मानव और प्रकृति के मध्य हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण प्रकृति अपना अस्तित्व तो खोती जा रही है। उसी संदर्भ में एक द्वीप है केरल का, वो मानव जनित हस्तक्षेप के कारण अपना अस्तित्व तो खोता जा रहा है, यानी कि वो जल में डूबता जा रहा है। तो उसको बताना है कि वो कौन सा द्वीप है। ए है वेलिंगटन, बी है एजुमान थुरथु, ऑप्शन सी है मुनरो थुरथु, ऑप्शन डी है पथिर मनल। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पारिस्थितिकी से संबंधित है और आजकल पारिस्थितिकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्स के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मुनरो थुरथु। तो ये जो द्वीप है केरल में अवस्थित है और मानव जनित हस्तक्षेप के कारण पानी में डूब रहा है, इस कारण चर्चा में था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। नादावेट जिसे भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो नादावेट एक स्थान है जिसको भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये किस राज्य या यूटी में स्थित है ये आपको बताना है। जैसे कि आपने पंजाब में सुना होगा वो बाघा बॉर्डर, वैसे ही नादावेट गुजरात में अवस्थित एक बिंदु है जिसको बाघा बॉर्डर की तर्ज पे विकसित किया जा रहा है, जहाँ से एक तरफ पाकिस्तान की सीमा होगी, एक तरफ भारत की सीमा होगी। वहाँ से आप दोनों देशों की सीमाओं को देख सकेंगे। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर हिमालय की निम्नलिखित पर्वत चोटियों के होने का सही क्रम क्या है। तो आपको हिमालय की कुछ चोटियाँ दी गई हैं, उनको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लगाना है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, नंदा देवी, कामेट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इन चारों को पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है। तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर हम जाएं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कामेट, जो कॉमेट शिखर है, ये सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आएगा नंदा देवी, पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर कामेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा नंदा देवी, और फिर उसके बाद आ जाएगा धौलागिरी, और फिर अन्नपूर्णा आएगा लास्ट में। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 2, 1, 4, 3। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का एक रूपांतरित रूप है। कथन 2 कह रहा है कि क्रोमाइट के साथ साथ काइनाइट और सिलीमेनाइट प्रमुख खनिज हैं। कथन 3 कह रहा है कोडर्मा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आपकी जो कूट हैं, ए है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी तीनों सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का एक रूपांतरित रूप है, ये बिल्कुल सही कथन है। क्रोमाइट के साथ साथ काइनाइट और सिलीमेनाइट प्रमुख खनिज हैं, तो ये भी है कि काइनाइट और सिलीमेनाइट भी एक प्रकार के खनिज हैं, तो ये भी सही बात है। कथन 3 जो कह रहा है कि कोडर्मा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कोडर्मा एक खदान है, स्थान है, यहाँ पे अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हिमालयी क्षेत्र की पैंगोंग चो झील अंतर्देशीय है। कथन 2 कह रहा है कि यह सिंधु नदी के बेसिन में एक क्षेत्र है। कथन 3 कह रहा है इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आपको पैंगोंग चो झील के संदर्भ में बाद 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल 2 और 3 सही हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में पैंगोंग चो झील जो है वो सही बात है, अवस्थित है, और ये एक अंतर्देशीय झील है, यानी कि भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंतर्गत अवस्थित है। और कथन 2 जो कह रहा है कि यह सिंधु नदी के बेसिन में एक क्षेत्र है, तो गलत है, ये सिंधु नदी से संबंधित नहीं है ये। और कथन 3 जो कह रहा है इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये गलत है। हालांकि आवेदन किया गया है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई है। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है, तो विकल्प है केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ नदी दी गई है, एक तरफ उनका उद्गम राज्य दिया गया है। आपको मिलान करना है कि कौन सी नदी किस राज्य से उद्गम होती है, यानी निकलती है। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से ही निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में स्थित सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा सही। गोदावरी नदी जो है वो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा। तापी जो है वो मुल्ताई पहाड़ी बैतूल एमपी से निकलती है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार में अगर मिलान करें तो 1, 3, 2, 4, आइए देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है कि भारत का मानचित्र एनविले ने बनाया था। कथन 2 कह रहा है कि भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम टालमी ने दर्शाया था। तो आपको 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो भारत का जो प्रथम मानचित्र है वो एनविले ने ही बनाया था, तो ये सही कथन हो जाएगा। कथन जो कह रहा है कि भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम टालमी ने दर्शाया था, तो ये भी सही है।
तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दो आपको सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दिया गया है, एक तरफ उनका संबंधित देश दिया गया है। आपको मिलान करके बताना है कि ये जो सीमा रेखाएं हैं किस देश से संबंधित हैं। मैगिनॉट रेखा, मैन रहीम रेखा, अल्पाइन लाइन, 17वीं समानांतर रेखा, उसकी तरफ देश दिए गए हैं, आपके विकल्प कूट के रूप में दिए गए हैं। तो ये फैक्ट है, अगर आपको आते हैं तो आप इनका मिलान आराम से कर लेंगे। तो मैगिनॉट जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा जो है उसको मैगिनॉट रेखा बोला जाता है, तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। और जो मैन रहीम रेखा है वो रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है, मैन रहीम रेखा। अल्पाइन लाइन जो है वो फ्रांस और इटली के बीच पाई जाती है, अल्पाइन लाइन। 17वीं समानांतर रेखा वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, विकल्प ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं 1, 2, 3, 4 आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। आपको उनका मिलान करके बताना है कौन सा सही जवाब है। मॉरिशस, अंगोला, मोरक्को, नामीबिया। एक तरफ राजधानियाँ हैं लुआंडा, रबात, पोर्ट लुइस, विंडहॉक। आपको इनका मिलान करना है। तो अगर हम देखें तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक होती है, तो डी का 4 हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी। अंगोला की, अगर हम इन दोनों विकल्प से उत्तर पे पहुंचने की कोशिश करें, यानी कि ए का 3, डी का 4, 3 और 4, तो हम दो ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ए और बी में से कोई एक होगा। तो अंगोला की राजधानी लुआंडा और मोरक्को की राजधानी रबात। तो इसकी अगर सही क्रम हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। तो अगर आपको क्वेश्चन 1, 2 नहीं भी आ रहे हैं विकल्प में, तो आप एलिमिनेशन पद्धति का यूज करके आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि जुकर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। ये पीसीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण और तरीका है पूछने का। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है उसका, कि वो अक्सर विवादित क्षेत्र पूछता है, और वो भी इंटरनेशनल क्षेत्र जो विवादों में रहते हैं उनको अक्सर पूछ लेता है। एक क्वेश्चन उसका तय है, तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो जुकर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित है, तो ये यमन और इरिट्रिया के मध्य विवादित क्षेत्र है। याद रखिएगा, जुकर द्वीप यमन और इरिट्रिया के मध्य विवादित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें दो कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है क्या सही है। कथन कह रहा है कि ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण कह रहा है कि ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें, कारण आपको विकल्प आपके जो हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इस प्रकार अगर इसका व्याख्या देखें तो ब्लैक होल जो है वो एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता, ये सही है। और क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से कोई प्रकाश बाहर आ ही नहीं पाता। जब कोई प्रकाश बाहर आ नहीं पाएगा तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो ये भी सही कारण है इसका। तो सही जवाब हो जाएगा, ए और दोनों सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि शांति सागर स्थित है। शांति सागर की लोकेशन पूछी जा रही है, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए धरती पर, ऑप्शन बी सूरज पर, ऑप्शन सी बृहस्पति पर, या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा पर। तो शांति सागर ये चंद्रमा पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35।
34। बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना है? यानी कि बैरोमीटर जो होता है उसमें किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने वाला की संभावना है? ए, जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है, या फिर ऑप्शन बी, जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है, या फिर ऑप्शन सी, जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बैरोमीटर होता है, इसमें अगर इसका जो मीटर है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो ये पता चलता है कि दिन साफ होने वाला है। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अगर रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो ये तेज़ आंधी तूफान का सूचक होता है। और जब रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है तो ये बारिश की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो ये साफ मौसम की संभावना होती है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस तापक्रम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक समान रहता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना किस तापमान पर सेम रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तापमान ऑप्शन ए है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है -60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -80 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी है -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान पाठ्यांक एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किस फसल के सफ़ेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है? तो आपका जो प्रश्न है कि सफ़ेद गिडार रोग किस फसल में होता है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है जौ, या फिर ऑप्शन डी है मूंगफली। तो सफ़ेद गिडार रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित एक रोग है और इसके उपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस नामक रासायनिक यौगिक का यूज किया जाता है। तो सफ़ेद गिडार रोग मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी है कोर्टिसोल, ऑप्शन सी है एंड्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पेरोक्सीसोम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक कह रहा है कि यह पौधों में होने वाला प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। यह कथन दो कह रहा है कि यह कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड के उत्पादन में मदद करता है। विकल्प आपके हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर डी ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो जो पेरोक्सीसोम है ये पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है, सही जो कथन है ये। कथन दो जो कह रहा है कि यह कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड के उत्पादन में मदद करता है, तो ये भी सही है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के उत्पादन में भी मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जल शोधन के में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जल शोधन के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, आपको बताना है। ऑप्शन ए है औरक तरंग, ऑप्शन बी है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी है दृश्य प्रकाश तरंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल शोधन में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ विकल्प नहीं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अल्ट्रावायलेट रेज का, यूवी रेज का यूज किया जाता है जल शोधन के लिए, कीटाणु को नष्ट करने के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 40। निम्नलिखित में से उस धातु का चयन कीजिए जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। तो अभिक्रियाशीलता इन चारों में से सबसे कम किसकी है वो आपको बताना है। ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है मरकरी, या ऑप्शन डी है कॉपर। तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो है गोल्ड, ऑप्शन ए गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
सौर ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 कह रहा है सौर ऊर्जा हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है। कथन 2 कह रहा है हरे पौधे सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर डी ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो सौर ऊर्जा के संदर्भ में जो पहला कथन है कि हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है, ये सही है। कथन 2 जो कह रहा है कि हरे पौधे सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नीचे 3 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन फूलदार पौधों के समान काई बीजों द्वारा प्रजनन करती है, यानी कि क्या काई बीजों द्वारा प्रजनन करती है, ये आपको बताना है। दूसरा कथन है कि लाइकेन कवक और साइनोबैक्टीरियम के बीच एक सहजीवी संबंध है। कथन 3 कह रहा है कि पफ बॉल्स एक प्रकार का कवक है। आपके विकल्प हैं केवल 1 3 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 2 सही है, या फिर तीनों सही हैं। तो अगर हम देखें तो पफ बॉल एक प्रकार का कवक है, ये बिल्कुल सही है। लाइकेन कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, ये भी सही है। और फूलदार पौधों के समान काई बीजों द्वारा प्रजनन करता है, ये गलत है, क्योंकि काई जो है वो बीजों के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, जबकि पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और पहचानें कि उनमें से कौन स्तनधारी है। तो आपको नीचे 4 जीव दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कौन स्तनधारी है। डॉल्फिन, गरुड़, चमगादड़, समुद्री घोड़ा। तो अगर आप बात करें डॉल्फिन की तो ये एक स्तनधारी जीव है, इसीलिए इसको मछली वर्ग में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये स्तनधारी है, और ये जो फिश वर्ग है वो स्तनधारी नहीं होता है। गरुड़ जो है डॉल्फिन एक स्तनधारी है, गरुड़ स्तनधारी नहीं होता, चमगादड़ स्तनधारी है, समुद्री घोड़ा भी स्तनधारी नहीं होता, इसीलिए वो मछली वर्ग में आता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही हैं, यानी कि डॉल्फिन और चमगादड़ स्तनधारी जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन संशोधित जड़ों का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन संशोधित जड़ है, अदरक, आलू, हल्दी या फिर शकरकंद। तो अगर बात करें हम शकरकंद की तो ये एक प्रकार का संशोधित जड़ का उदाहरण है, यानी कि ये जड़ होती है जो कि संशोधित होकर शकरकंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। नीचे आपको एक कथन दिया गया है, उसका कारण बताया गया, आपको बताना है कि क्या सही है। कथन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिकाओं के क्रोमोप्लास्ट में होता है। कारण बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल एक वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है। तो कथन जो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिकाओं के क्रोमोप्लास्ट में होता है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में नहीं बल्कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। और कारण जो बताया जा रहा है क्लोरोफिल एक वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा, ए गलत है जबकि आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है, ना कि क्रोमोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 46। जब पतली तेल की परत जल पर तैरती है तो उसमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन बी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन सी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो तेल की परत जब पानी में तैरती है तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार के रंग उसमें दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रकाश का व्यतिकरण। ये
इस घटना के कारण उसमें कई सारे कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दुग्धमापी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दुग्धमापी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्टोक का नियम, या ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी धारा रेखी प्रभाव। तो दुग्धमापी जो होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, स्लीप एनीमिया रोग का कारण क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन, मदिरा के पान के बाद भी आदमी सोता ही है, लेड प्रदूषित जल का सेवन, या फिर ऑप्शन सी नींद के समय श्वसन प्रवाह का बाधित होना, या ऑप्शन डी नींद के समय पाचन क्रिया का बाधित होना। तो स्लीप एनीमिया का जो कारण है वह है ऑप्शन सी नींद के समय श्वसन प्रवाह का बाधित होना। यानी कि अक्सर इस बीमारी में ये होता है कि अक्सर सोते हुए पेशेंट सांस लेना ही बंद कर देता है, जिस कारण उसकी मौत तक हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है और इसी को स्लीप एनीमिया बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नींद के समय श्वसन प्रवाह का बाधित होना। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे एक कारण कथन दिया गया है, उसका कारण भी बताया गया है, आपको बताना है क्या सही है। कथन कह रहा है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था। कारण बताया जा रहा है इसका कि इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई थी। तो आपको बताना है कि क्या ये सही है और इसका स्पष्टीकरण है। तो अगर हम कथन की बात करें तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1945 द्वारा पेश किया गया था, ये बिल्कुल सही कथन है। और इसका जो कारण बताया जा रहा है, इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई थी। तो हाँ, भारत 1935 के अधिनियम में भारत संघ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये जो दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बाकी अलग अलग दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं किया गया है? तो आपको बताना है कि किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन सी है राजनीतिक न्याय, या फिर ऑप्शन डी है बंधुत्व। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जबकि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है, बंधुत्व के बारे में बात की गई है। तो यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धि। तो आज के लिए 50 सवाल। ऐसे ही अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो हम 50 प्रश्नों के और भी श्रृंखला लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उससे प्रेरित होकर अगली सीरीज़ के बारे में सोच सकें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइए, जहाँ एक अलग ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन हम रेगुलर बेसिस पर कराते हैं, और साथ ही करंट से संबंधित मुद्दे भी वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। तो आप उनसे जुड़ के रेगुलर बेसिस अपडेटेड रह सकते हैं और अपनी तैयारी को एक प्रॉपर वे पे सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ पे।